Welcome to Part Vidyapeeth online classes. Myself Dr. Dharika. Today we start blood. What is blood? Blood is defined as a red color fluid that circulates through vascular system in humans and other vertebrates. It supplies nutrients and oxygen to all parts of the body and remove waste product including CO2 from different parts of the body. Blood क्या है? ब्लड एक क्लियर फ्लूइड है जो कुछ सेल्स से मिलकर बना होता है, एक फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. क्लियर? इतना तो आप सबको पहले से ही पता था. तो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में तो सिर्फ सेल्स ही सर्कुलेट नहीं होती कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इन तीन सेल्स से मिलकर बना होता है ना, ये तो सबको पता है. तो ब्लड किससे मिलके बना है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो ब्लड केवल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को लेके सर्कुलेट नहीं होता पूरी बॉडी में, वो अपने संग बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके चलता है. ठीक है, उसके पास प्रोटीन है, विटामिन है, सब कुछ ब्लड के पास है, हार्मोन्स हैं एंड मोस्टली तो हार्मोन्स ही रहते हैं. तो ब्लड अपने संग सब कुछ लेके, सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके पूरी बॉडी में फ्लो करता है और उसको सप्लाई करता है. बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं सबको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. और क्या करता है? वहाँ से बदले में वहाँ से CO2 और जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उनको लेके बॉडी से, बॉडी के बाहर उनको एलिमिनेट करता है, बॉडी से उसको एलिमिनेट करवाता है. ये ब्लड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि पूरी बॉडी में एक तो सर्कुलेट होता रहता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बॉडी को और CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ से लेके आता है और उसको एलिमिनेट करवाता है. कंपोजिशन क्या क्या होता है उसमें? जो ब्लड है वो हमारी पूरी, अगर हमारे बॉडी वेट देखा जाए तो हमारा बॉडी वेट के अगर एक कंपैरिजन देखा जाए तो 5 to 6 लीटर होता है ब्लड वॉल्यूम. स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी आपको लर्न करनी पड़ेगी. विस्कोसिटी मीन्स 4 to 5 टाइम्स ये मोर विस्कस होता है इन कंपैरिजन टू वाटर. मतलब वाटर जितना थिन है, आप पानी सबने देखा होगा, पतला पता भी होगा सबको पानी कितना पतला होता है. तो पानी की तुलना में, पानी के कंपैरिजन में यदि हम ब्लड देखें तो 4 to 5 टाइम्स मोर विस्कस होता है. क्या? ब्लड. क्लियर? विस्कस मीन्स थिक, गाढ़ा. ठीक है, पानी के कंपैरिजन से पानी से 4 से 5 गुना ज़्यादा ब्लड गाढ़ा होता है, उसको बोलते हैं विस्कस या विस्कोसिटी. इफ एंटीकोएगुलेटेड सैंपल ऑफ ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड इन नैरो ट्यूब सेटिंग इट सेपरेट्स आउट इनटू सेल्स एंड प्लाज्मा. जब ये पूरी बॉडी में हमारे में सर्कुलेट होता है तो सब मिक्स रहता है. ऐसा नहीं है कि आरबीसी अलग फ्लो हो रही है, आरबीसी इस हाथ में, डब्ल्यूबीसी यहाँ है, प्लेटलेट्स कहीं है, ऐसा नहीं होता. जब तक ये हमारी बॉडी में है ये यूनिफॉर्म रहता है. कैसे रहता है? यूनिफॉर्म रहता है. मीन्स आप कहीं का भी ब्लड सैंपल लेंगे, चाहे वो हाथ से लो, पैर से लो, नेक से लो, कहीं से भी लो, आरबीसी काउंट सबका सेम होगा, डब्ल्यूबीसी काउंट सबका सेम होगा. तो ये ब्लड की एक क्वालिटी है कि जब तक वो बॉडी में सर्कुलेट होता है वो यूनिफॉर्म रहता है. बट यदि उसी ब्लड को हम एक वर्टिकल ट्यूब में लेते हैं और उसमें एंटीकोएगुलेंट मिक्स करते हैं तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे? उसमें ब्लड सेल्स और प्लाज्मा जो है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे. क्लियर? व्हाट इज़ ब्लड सेल्स? ब्लड सेल है क्या? ब्लड सेल्स 3 टाइप के सेल्स हैं जिनसे हमारा ब्लड बनता है. ठीक है, वो 3 सेल्स कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. ये 3 सेल्स जो हैं जिनसे मिलके हमारा ब्लड बना है. आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. एंड प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. क्लियर? आरबीसी आप देख रहे हैं जो रेड कलर के हैं, ये हो गया आरबीसी. जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वाइट कलर के उनको बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी. और जो एक और सेल्स हैं उनका नाम है प्लेटलेट्स. क्लियर? इट इज़ 3 टाइप ऑफ सेल. नाउ प्लाज्मा. व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा ब्लड में प्लाज्मा होता है. कभी कभी जैसे किसी को डोनेट करते हैं तो हम किसी को ब्लड की ज़रूरत है नहीं, किसी को प्लाज्मा की नीड है, तो क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर क्लियर
liquid part of blood. It contains 90 to 90% of water and 8 to 9% of solid and gases. ये भी एक liquid part है हमारे blood का, जिसमें 91 to 92% इसमें water होता है और 8 to 9% इसमें solids और gases होती हैं. What is serum? Serum is a clear fluid that oozes from blood clot. ये एक clear fluid है जो कहाँ से आता है? जब blood क्लॉट करता है. तो ब्लड क्लॉट कब से होता है? क्या नॉर्मल ब्लड जब फ्लो हो रहा है बॉडी में क्लॉट हो सकता है? नहीं. ब्लड क्लॉट तभी होगा जब बॉडी में कहीं कट लगेगा या बॉडी में कोई इंजरी होगी. उससे क्या होगा कि हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं, देखो आरबीसी का अपना फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी का भी अलग फंक्शन है और प्लेटलेट्स का अलग फंक्शन है. यदि एग्जाम में आता है कि फंक्शन ऑफ ब्लड लिखो तो आप तीनों के कंपेयर करके लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ आरबीसी इज, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज एंड फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स दिस. बट यदि पर्टिकुलर आरबीसी पूछे तो आपको आरबीसी के ही लिखने हैं, डब्ल्यूबीसी के पूछे तो डब्ल्यूबीसी के और प्लेटलेट्स के प्लेटलेट्स. अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी अभी हम पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स भी पढ़ेंगे. बट प्लेटलेट का एक फंक्शन है कि प्लेटलेट जब तक बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, आरबीसी अपना फंक्शन कर रही होती है और डब्ल्यूबीसी अपना फंक्शन कर रहा होता है. बट जो प्लेटलेट होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है. किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में. ड्यूरिंग सर्कुलेशन प्लेटलेट जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. वो कब एक्टिव होंगे? जब बॉडी में कोई कट या इंजरी होगी तब. जब प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा. क्लियर? तो जब वो एक्टिव होगा तब फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा और ब्लड सेल्स जो है ट्रैप्ड हो जाएंगे उस फिब्रिन में. ट्रैप्ड हो जाएंगे तो वहाँ पर सारे सेल्स जो है, फिब्रिन मीन्स एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो सारे ब्लड सेल्स जो है उस फिब्रिन में आके ट्रैप्ड होंगे, फंस जाएंगे और वहाँ पर ब्लड क्लॉट बनेगा. तब वहाँ से निकलता है सीरम ओजेस आउट ऑफ द ब्लड क्लॉट. जब ब्लड क्लॉट बन जाता है तो वहाँ से एक आपने देखा होगा लिक्विड पानी पानी पतला जैसा निकलता है, उसको हम बोलते हैं सीरम. फंक्शन ऑफ ब्लड. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फंक्शन ऑफ ब्लड. यदि ब्लड चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है फंक्शन ऑफ ब्लड. First or most important function is nutritive function. Nutritive substances like glucose, amino acids, lipids and vitamins derived from digested food and absorbed from gastrointestinal tract and carried by blood to different parts of the body for growth and production of energy. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आप जो भी डाइट लेते हैं, ठीक है, आपने डाइट लिया, मील लिया, तो उसमें आपके प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, आयरन भी है, फोलिक एसिड भी है. तो क्या ये सारी चीज़ें आपके ब्लड में आती हैं? नहीं. कि फिर ब्लड में कैसे पहुंच जाता है ये सब कुछ? आपने जो भी खाया आप तो अपनी जीआईटी में ले जा रहे हो ना उसको, माउथ, फिर ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो वो ब्लड में कैसे पहुँच गया? ब्लड उसको वहाँ से एब्जॉर्ब करता है. कहाँ से? जीआईटी से. न्यूट्रिटिव फंक्शन. न्यूट्रिटिव फंक्शन मतलब ब्लड का भी एक फंक्शन है न्यूट्रिटिव, मतलब ब्लड में न्यूट्रिशन होता है. कैसे होता है? ये सपोज करो ये हमारी जीआईटी है. क्या है ये? जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. तो ब्लड क्या करता है इस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसमें सब कुछ है, विटामिन्स भी है, प्रोटीन्स भी है, मिनरल भी है. तो ब्लड इसको यहाँ से इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्ब करता है तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के पास. ठीक है, कहाँ आ गई ये सारी चीज़ें? कैरिड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. अब ये सारी चीज़ें कहाँ आ गई? ब्लड के पास. तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड अब जैसे जीआईटी के पास ही मान लो, अगर ब्लड उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, जीआईटी के पास ही फॉर सपोज यहाँ पे विटामिन है, प्रोटीन है, तो या तो वो मोशन के साथ निकल जाता बाहर या फिर वहीं पे स्टोर रहता. यही दो ऑप्शन है. तो इससे बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी? पूरी बॉडी के टिश्यूज तक सप्लाई कैसे होगी? तो पूरी बॉडी तक सप्लाई करने के लिए कौन है जो पूरी बॉडी में घूमता रहता है पूरे टाइम? ब्लड. तो ब्लड उसको क्या करेगा? जीआईटी से एब्जॉर्ब कर लिया. क्लियर? ध्यान समझना. ब्लड क्या करेगा? जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको बॉडी को नीड है वो सारी चीज़ें ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा. एब्जॉर्ब कर लेगा. अब ब्लड क्या करेगा? ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है पूरे टाइम. तो जिसको भी जो भी नीड होगी उसको उसके अकॉर्डिंग वो
प्रोवाइड करवाता है, जिस टिश्यूज़ को जो नीड है, जिस ऑर्गन को जिस चीज़ की नीड है वो प्रोवाइड करवाता है। तो न्यूट्रिटिव फंक्शन समझ आ गया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन किसी को? नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी, transport of respiratory gases is carried out by the blood. It carries oxygen from alveoli of lungs to different tissues and CO2 from tissues to alveoli. ब्लड का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ब्लड ही है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करवाती है टिश्यूज तक, और वहाँ से CO2 वापस ले जाके उसको एलिमिनेट भी करवाती है। कैसे? ब्लड चूँकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड के पास क्या है, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, और लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन। लंग्स के पास क्या है, और ये है लंग्स, मान लो फॉर सपोज करो ये लंग्स है, लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन। अब इस लंग्स के पास जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया, वो ऑक्सीजन कहाँ पहुँची, लंग्स के पास। अब उस ऑक्सीजन को बॉडी के पूरे टिश्यूज तक जाना है ना। ये सपोज करो ये टिश्यू है, हमारे ऑर्गन है बॉडी के, ये टिश्यूज़ हैं। ऑक्सीजन तो ब्लड के पास, लंग्स के पास है। अब इन टिश्यूज तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचेगी किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू, ब्लड, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में, ब्लड के पास है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन अपने संग किसको लेके जाएगी, CO2 को। तो जब हीमोग्लोबिन CO2 के संग मिक्स हो जाएगी तो उसका नाम चेंज हो जाएगा फिर, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो ही रहा है तो वो जाएगा सारे टिश्यूज़ के पास, सारे ऑर्गन के पास, वहाँ क्या करेगा, O2 को दे देगा। अब O2 को दे देगा तो उसके पास सारे टिश्यूज़ और जो ऑर्गन्स हैं उनके पास ऑक्सीजन लेके वो क्या करेंगे, वापस वो हीमोग्लोबिन को CO2 वापस करेंगे। तो जब ये हीमोग्लोबिन वापस लेके आएगा, ये हीमोग्लोबिन वापस से CO2 को लेके आएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा कार्ब हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये ही हीमोग्लोबिन है, ब्लड है जो अपने संग लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ये फिर से देखिए, जैसे ये लंग है, ये इसके क्या हो गए, लंग्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कहाँ होता है, लंग्स का टिश्यू का क्या है, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स से लेके ऑक्सीजन को ब्लड लेके जाएगा टिश्यूज तक, उनको प्रोवाइड करेगा, वहाँ से वापस CO2 लेके आएगा और टिश्यूज ऑफ एल्वियोलाई तक वापस दे देगा। क्लियर, किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन? तो रेस्पिरेटरी फंक्शन क्लियर हुआ सबको, रेस्पिरेटरी फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन सीक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। क्लियर है सबको, व्हाट इज सीक्रीशन एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन? सीक्रीशन मीन्स जब बॉडी कोई भी चीज़ सिंथेसिस कर रही है, बना रही है, फॉर्म कर रही है कोई नया, जब बॉडी कुछ नया बनाती है इट मीन्स सिंथेसिस। ठीक है, एक्सक्रीशन मीन्स एक्सक्रीट आउट, बॉडी कोई चीज़ को एक्सक्रीट आउट कर रही है, एलिमिनेट कर रही है, निकाल रही है बॉडी से, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। Waste product formed in tissues during various metabolic activities are removed by blood and carried to the excretory organs like kidney, skin, liver, etc. for excretion. समझ आया ये? Waste product formed in tissues during various metabolic activities. जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्टेज, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है कि नहीं? देखो आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हो रहा है ना, डाइजेशन हो रही है। आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, वो भी एक प्रोसेस है। यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है या ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो भी एक प्रोसेस हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, CO2 का प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, आपने जो लिपिड लिया है, लिपिड का हो रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब का डाइजेशन हो रहा है आपकी बॉडी में। तो ये क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस ही तो चल रही है। जब भी कुछ होगा तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक वेस्ट तो निकलता है। आप किचन में कुछ भी बना लो, कुछ भी खाना आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं उसका मेटाबॉलिक वेस्ट तो निकलता है ना। आप सब्ज़ी पील किया आपने,
कोई जूस बनाया, उसका पील निकला, तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता ही है। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्टेज निकलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो बॉडी क्या करती है, ब्लड क्या करता है, वहाँ से जो अगर बॉडी में ये वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट होते रहेंगे तो बॉडी में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन सबको एक्सक्रीट आउट करवाने में भी ब्लड हेल्प करता है। कैसे एक्सक्रीट आउट करवाता है वो? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, लाइक किडनी, स्किन, लीवर एटसेट्रा फॉर एक्सक्रीशन। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हॉर्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड. Blood transport the hormones to their target organ or tissues. Blood also transport enzymes. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपने ग्लैंड सुना होगा, ग्लैंड सुनिए ना, हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि हॉर्मोन्स एंजाइम्स का सिंथेसिस करती है, हॉर्मोन्स एंजाइम्स को बनाती हैं। क्लियर? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये देखना है आपको कि जो ग्लैंड्स होती हैं, क्या होती है, जो ग्लैंड होते हैं, ठीक है, क्या ग्लैंड, जो ग्लैंड्स होती हैं वो टू टाइप्स की ग्लैंड होती हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, टू टाइप्स की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ध्यान से सुनना ये वाली बात। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? डक्ट ग्लैंड। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके पास कोई भी डक्ट नहीं होता। डक्ट ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड मीन्स, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्लैंड है जो डक्ट ग्लैंड है, ठीक है, डक्ट ग्लैंड है, उसने कुछ भी बनाया और बनाने के बाद उसको इस ऑर्गन तक पहुंचाना है, ठीक है, ये ग्लैंड है, इससे कुछ बनाया है, उसको सिर्फ इसी वाले, ये बहुत सारे टिश्यूज़ ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ इस वाले टिश्यूज़ को ये जो बना रही है वो सप्लाई करना है, और उसके पास डक्ट है। उसके पास यदि डक्ट है तो वो जो भी कुछ बनाएगी वो डायरेक्टली उसी टिश्यू को, उसी ऑर्गन को प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास डक्ट है। लेकिन यदि जो ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, मीन्स उनके पास कोई डक्ट नहीं है, तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचाएगी? ये ग्लैंड है और उसको कुछ सप्लाई करना है किसी ग्लैंड तक, और उसके पास डक्ट नहीं है, तो वो कैसे सप्लाई करेगी वहाँ तक? वो सप्लाई करेगी ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड, जो कि पूरी बॉडी में है, तो वो जो भी कुछ बनाएगा वो दे देगा वो ब्लड को, और ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो ही रहा है, तो ब्लड जो है उसके टारगेट ऑर्गन तक उसकी सप्लाई कर देगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम्स रिलीज़ करती है। क्या रिलीज़ करती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एंजाइम्स रिलीज़ करती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स रिलीज़ करती है। क्लियर? तो ये समझ आया आपको कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, ब्लड कैसे हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जो ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी ग्लैंड? डक्टलेस ग्लैंड जो होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, वो जो भी हार्मोन्स बनाती हैं वो सारा का सारा किसको दे देती है? ब्लड को दे देती है, और ब्लड उसको पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जिनको जिस और हार्मोन की नीड है वो उसको वो प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ब्लड हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है वो वाटर कंटेंट को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, blood is responsible for maintaining the thermoregulatory mechanism in the body, the balance between heat loss and heat gain in the body. जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। कैसे? हीट गेन और हीट लॉस मैकेनिज्म है उसके थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज फंक्शन। वाटर एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट substances like protein, glucose, sodium, potassium are constantly required by tissues
blood serve as ready-made source for such substances. Storage function means ब्लड अपने पास सब कुछ स्टोर करके रखती है, स्टोर करके। जैसे कभी होता है ना, आप फास्टिंग की कंडीशन में हैं, आप स्टारवेशन की कंडीशन में हैं, बोथ आर सेम। अगर आपने कुछ खाया भी है नहीं है तो क्या ऐसा होता है कि आज आप कभी हो जाता है ना, आप क्लास टाइम तक ले रहे हैं, या कभी घर में कोई गेस्ट आ गया, बिजी हो गया, कोई फंक्शन है, कभी कभी हो जाता है ना कि हम खाना नहीं खा पाते, खाना स्किप हो जाता है, तो उस पीरियड में क्या आप फेंट हो जाते हो? क्या आपका क्या आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है? क्या ऑर्गन्स डिस्चार्ज हो जाते हैं कि उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं हुआ? तो नो। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छी मील लेते हैं, जब आप अच्छी डाइट लेते हैं, तो ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है। किसके लिए? इमरजेंसी कंडीशन के लिए। जब आप फास्टिंग की कंडीशन में हो, कभी आप नहीं खा पाते हो, लेट हो जाते हो, अपना ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, लंच स्किप हो जाता है, उस कंडीशन में जो ब्लड के पास स्टोर है, वो ब्लड क्या करता है, जिस ऑर्गन को, जिस टिश्यू को, जिस बॉडी के जिस पार्ट को जो नीड होगी, ब्लड उसको वो प्रोवाइड करता है। वाटर एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय द टिश्यू। क्यों? आप खाना खाओ या ना खाओ, आप डाइट लो या ना लो, बॉडी के जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैं उनको कंटिन्यू अपने न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स नहीं रुकते, वो पूरे टाइम काम कर रहे हैं, उनको नीड है, आप खाओ या ना खाओ। तो कैसे उनको प्रोवाइड होगा? ब्लड के थ्रू। डिफेंसिव फंक्शंस। डिफेंसिव फंक्शन क्या होता है? डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन, है ना। जैसे कि प्रोटेक्शन करना मतलब अब कोई मल्टी होती है तो वहाँ जो कोई सोसाइटी होती है ना, वहाँ गार्ड लगे होते हैं, तो गार्ड क्या करते हैं, किसी का आना जाना सब वो प्रोटेक्ट करते हैं। सिपाही लोग क्या करते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, वो हमारी पूरी जनता की रक्षा करते हैं। तो सेम वही है प्रोटेक्शन। तो हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी सेल है जो प्रोटेक्ट कर रही है हमें? किससे? कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? WBC। तो ये फंक्शन जो है इम्पॉर्टेंट, ये किसका है? WBC। जो डिफेंसिव फंक्शन है, ये मोस्टली डिफेंसिव फंक्शन है, ये किसका है? ये WBC, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। ब्लड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंस ऑफ द बॉडी। द वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर इनएक्टिव फॉर्म इन सर्कुलेशन। WBC का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? डिफेंसिव मैकेनिज्म। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट एंगर द बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में यदि एंटर करता है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट उसको आके चारों तरफ से एंगल्फ कर लेती है। एंगल्फ मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं, एंगल्फ कर लेती है, एंगर द बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस, और उसको मार देती हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। और फिर लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया है वो आप पर हावी ना हो सके, उसका कोई भी गलत प्रभाव आपकी बॉडी पर ना पड़े। यूसिनोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी। अब जो बॉडी किल हुई है, जो बॉडी बाहर से आई, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स ने उसको मार डाला, लेकिन वो वहीं पड़ी है, अगर वो बॉडी वहीं रहेगी तो इन्फेक्शन होगा। तो यूसिनोफिल क्या करता है? यूसिनोफिल उसको क्लीन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब सफाई करता है। ये सफाई वाला है, ठीक है। तो ये क्या करता है? बॉडी में जो भी बाहर से फॉरेन बॉडी आई थी, जो बॉडी डली हुई थी, मरी मराई, उन बॉडी की सफाई की, बिल्कुल क्लीन किया, और आपकी बॉडी जैसी थी पहले से वैसी हो गई। ठीक है। तो डिफेंसिव फंक्शन समझ आया सबको? डिफेंसिव फंक्शन जो है ब्लड सेल का कौन से सेल के लिए इंपॉर्टेंट है? किस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है? ये WBC, वाइट ब्लड सेल्स। क्लियर? वाइट ब्लड सेल 5 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या करते हैं? बैक्टीरिया वायरस को एंगल्फ कर लेते हैं। लिम्फोसाइट इम्यूनिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और यूसिनोफिल जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में। .
प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन जो आपकी बॉडी में उसकी नॉर्मल वॉल्यूम 6.4 to 8.3 ग्राम पर डीएल रहती है। कंपोनेंट्स देखें इसमें हम, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ओवरव्यू ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स होता क्या है और कैसा दिखता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन सारे सेल्स लेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। तो ये रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है दिखने में? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आरबीसी है वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, यानी कि सारी सेल्स में न्यूक्लियस होता है, बट आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। रेड ब्लड सेल आर ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट, और इसका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो इज राइट फ्रॉम ग्रीक वर्ड इरिथ्रोस मीनिंग रेड। RBC are larger in number in compared to other two cells. RBC काउंट देखा जाए तो RBC लार्जर इन नंबर, ठीक है। अगर नंबर में देखा जाए तो RBC का काउंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू WBC एंड प्लेटलेट्स। बट यदि हम साइज़ की बात करें तो WBC का साइज़ बड़ा है इन कंपैरिजन टू RBC। क्लियर? नंबर ऑफ सेल RBC के ज़्यादा है और साइज ऑफ सेल WBC की बड़ी है। Red blood cells of RBC, red color of RBC is due to coloring pigment hemoglobin. RBC play a vital role in transport of respiratory gases. जो रेड ब्लड सेल है उसका रेड कलर का होने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो आरबीसी का है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती है? जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उनका ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। कौन सी होती है रेस्पिरेटरी गैसेस? ऑक्सीजन और CO2। नॉर्मल आरबीसी काउंट देखा जाए तो आरबीसी काउंट रेंज बिटवीन 4 and 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। एडल्ट में देखा जाए तो ये 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है एडल्ट मेल में, और एडल्ट फीमेल में देखा जाए तो थोड़ा सा कम होता है, मेल से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल। मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मीन्स दिखने में। आरबीसी मॉर्फोलॉजी में दिखने में, आरबीसी जो है वो दिखने में कैसी है? मॉर्फोलॉजी मीन्स दिखने में। तो नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी क्या होता है? नॉर्मली द आरबीसी इज अ डिस्क शेप्ड एंड बायकॉन्केव शेप की होती है। द सेंट्रल पोर्शन इज थिनर एंड पेरिफेरी इज थिकर। मीन्स डिस्क शेप, मतलब एक डिस्क नहीं होती, पहले अब डिस्क होती थी, मतलब कैसे बताऊं, जिसका सेंटर पोर्शन जो है इस तरीके का, मतलब जिसका सेंट्रल पोर्शन समझ लीजिए, जो सेंटर पोर्शन जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, और पेरिफेरी यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। क्लियर? तो ऐसी होती है हमारी आरबीसी जो डिस्क शेप्ड की होती है। इंपॉर्टेंट की है, डिस्क शेप्ड या बायकॉन्केव शेप होती है, डम्बल्ड शेप की होती है। डम्बल होते हैं, डम्बल, आप डम्बल उठाते हैं तो बीच में पतले होते हैं और साइड में थोड़े से मोटे होते हैं, वैसे ही होती है। सेंट्रल पोर्शन इसका पतला यानी कि थिनर होता है, और जो पेरिफेरी यानी कि कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ बायकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी, इसके क्या एडवांटेजेस हैं?
Because of biconcave shape, while passing through minute capillaries, RBC squeeze through the capillaries very easily without getting damage. देखो क्या है कि ये बायकॉन्केव शेप की है, क्लियर। अब क्या होता है कि ब्लड को, आरबीसी को करना क्या है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, तो इसकी जो साइज़ होती है आरबीसी की, ये देखिए, सॉरी, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ये है हमारी ब्लड कैपिलरी। इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर आरबीसी भी फ्लो हो रही है, डब्ल्यूबीसी भी फ्लो हो रही है और प्लेटलेट्स भी फ्लो हो रही है। तो हम बात करते हैं आरबीसी की। तो जो आरबीसी का साइज़ है, आरबीसी का साइज़ और इस आरबीसी का डायमीटर और इस कैपिलरी का जो डायमीटर है ऑलमोस्ट सेम होता है। ये आरबीसी का बड़ा ही होता है पर कैपिलरी से छोटा नहीं होता। तो ये आरबीसी कैसे ब्लड टू कैपिलरी के अंदर फ्लो होती है, क्योंकि ये अपने आप को स्क्वीज़ कर लेती है। क्या करती है, अपने आप को स्क्वीज़ कर लेती है और स्क्वीज़ करने के बाद ये ईजिली उसमें फ्लो होती है। लेकिन यदि इसका शेप कोई दूसरा होता है, स्क्वायर होता है, ये पूरा सर्कल होता है, तो ये स्क्वीज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसका जो इस स्क्वीज़ करके इसमें ईजिली फ्लो करने में इसका जो बायकॉन्केव वाला शेप है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्प करता है। ठीक है, ये देखिए डायमेंशन ऑफ आरबीसी, सरफेस व्यू और सेक्शन व्यू। ये देखा जाए तो अगर आप ऐसे देखेंगे सीधे तो ये ऐसा दिखेगा, पर आप उसका सेक्शन देखेंगे तो ये इस बायकॉन्केव शेप की होती है। देखिए बीच में बिल्कुल पेरिफेरी जो है इसकी थिन है, सॉरी सेंट्रल पोर्शन इसका थिन है और पेरिफेरी अगर आप देखें इसकी तो थिक है। नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी, डायमीटर TER, ठीक है। डायमीटर इसका 7.2 म्यू होता है। थिकनेस एट द पेरिफेरी इज द थिकनर विद 2.2 म्यू एंड द सेंटर इज थिनर विद 1 म्यू। दिस डिफरेंस इन थिकनेस इज बिकॉज ऑफ द बायकॉन्केव शेप। सरफेस एरिया ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसका सरफेस एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है। सिर्फ इसका थिन जो सेंट्रल पोर्शन और थिक पोर्शन सिर्फ इसके बायकॉन्केव शेप के कारण है, ठीक है। आज जितना भी हुआ उतना आपको आई थिंक समझ तो आ ही गया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो अपने क्वेश्चन कलेक्ट करके टिक लगा के रखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और कल नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।